एज अ फीमेल कितना चैलेंजिंग होता है लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करना, क्योंकि लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते बेसिकली हमारा टूल हमारे हाथ होते हैं, तो अगर हम टच नहीं करेंगे तो हम पेशेंट को डील ही नहीं कर सकते, हम तो ट्रीट ही नहीं कर सकते। हमारा पिलो एक मेन रीज़न है, जब हम सो के उठ रहे हैं तो हमारी गर्दन में बल पड़ गया है या गर्दन अकड़ गई है, मूवमेंट में बहुत इशू आ रहा होता है। अभी भी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि माइग्रेन के लिए फिजियोथेरेपी होती है और फिजियोथेरेपी ही इलाज है माइग्रेन का, दवाइयाँ इलाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन मज़हर साहिबा, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आपने यकीनन इन्हें किसी न किसी वीडियो में देख रखा होगा। आजकल हम देखते हैं कि जो लोग लंबे टाइम के लिए लैपटॉप स्क्रीन पर बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो अक्सर उनकी गर्दन में दर्द निकल आता है या जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द निकल आता है, पोस्चर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तमाम तर जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए हम डॉक्टर साहिबा के पास हाजिर हुए हैं, इनके हल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एज अ फीमेल कितना चैलेंजिंग होता है लोगों का क्रिटिसिज्म फेस करना, क्योंकि लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। नेगेटिव कमेंट्स अब हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहे होते जितने हम कमेंट्स सुन चुके हैं। खैर, दैट इज़ ऑब्वियस, हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को बहुत ही गलत समझा जाता है कि एक फीमेल जाके मेल पेशेंट्स को डील कर रही है, लेकिन हमने अपनी किसी किताब में ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई मेल पेशेंट आएगा तो हम उसे डील नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, वो हमारे पास एक मरीज़ के तौर पे आ रहा है और हम उसे एक मरीज़ की तरह ही डील कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो दूर बैठा है वो फोन में, उसके पास और कोई काम नहीं करने के लिए, वो कीबोर्ड वॉरियर बन के लिख देता है कि आप टच क्यों कर रही हैं। तो ऑब्वियसली हम अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो फिजियो का मकाम ही है कि वो मैनुअली डील करेगा, उसके हाथ ही बेसिकली हमारा टूल हमारे हाथ होते हैं। तो अगर हम टच नहीं करेंगे तो हम पेशेंट को डील ही नहीं कर सकते, हम तो ट्रीट ही नहीं कर सकते। तो जो भी मर्जी कहते रहे, हम हमारे लिए अब फर्क नहीं पड़ता हमें इस बात से। अच्छा, फिजियोथेरेपी तो लोग वाकिफ हैं, ये कायरोप्रैक्टिक ये क्या टर्म है? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स या कायरोप्रैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, बेसिकली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स एक टूल कह लें या एक टेक्निक कह लें फिजियोथेरेपी की, जिसको हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन बोलते हैं, जिसमें आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, कड़ाके निकाल रहे होते हैं एक थ्रस्ट दे के पेशेंट्स को। तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम डिफरेंट इंटरनेशनल कोर्सेज करके आ रहे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो कोर्सेज करके स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन अब्रॉड में देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, तो कायरोप्रैक्टर्स एक डिफरेंट प्रोफेशन है, कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरनेशनली कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम द वन पाकिस्तान में जो फीमेल कायरोप्रैक्टर है जो कि ये टेक्निक्स परफॉर्म कर रही है, और मेल्स की भी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ब्राउन पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि भाई ये कराके नहीं निकालने आपने, और आप इस काम के पैसे लेती हैं। असल में ये जो क्रैकिंग होती है ना, ये हमारे जॉइंट के दरमियान में कुछ गैस के बबल्स की डेवलप हो रही होती है। तो बस वही हमें डिस्कम्फर्ट जब कॉज कर रही होती है, तो उस हमारा दिल करता है कि हम ये क्रैकिंग करें। सेम गोज फॉर द स्पाइन, ऐसा ही होता है। बाज़ दफ़ा हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही होती है, या स्पाइन बहुत ज़्यादा, स्पाइन के लॉन्ग जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो रहे होते हैं, या जॉइंट के दरमियान में बबल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके लिए फिर हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करते हैं, और ये इंस्टेंट रिलीफ देती है। आपको फील होगा कि मैं बहुत लाइट वेट फील कर रहा हूँ, मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ना चाह रहा हूँ। आप तो अच्छे खासे नौजवान मर्द को भी बटरफ्लाई की तरह उड़ा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे अकॉर्डिंग जिन लोगों को पेन्स नहीं भी हैं, जिनकी रेगुलर रूटीन में इस तरह की रूटीन होती है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, जैसे अभी आपने बताया कि लैपटॉप के साथ घंटों घंटों काम कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ उन लोगों को कि अगर वो आगे जाके इन मसलों से बचना चाहते हैं, मोहरों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, एक्स से बचना चाहते हैं, दर्दों से बचना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रेकमेंड करूँगी कि वो लाजमी महीने में एक आधा सेशन कायरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ लाजमी रखें, ताकि ये मसले उनको इन फ्यूचर तंग ना करें। कहते हैं कि जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं, क्यों होता है ये जोड़ों का दर्द? बेसिकली जो घुटनों का दर्द है स्पेसिफिकली, वो हमारे 40 साल से ऊपर जो लोग चले जाते हैं उनमें आर्थराइटिक चेंजेस, डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए स्टार्ट होता है। हमारे जॉइंट्स के दरमियान में अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक स्पेस मेंटेन की हुई है, दरमियान में इर्द गिर्द कार्टिलेज लगा के, साइनोवियल फ्लूइड लगा के। अब
डिजेनरेटिव चेंजेस जब होते हैं तो स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, जब हम मूवमेंट, फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, फ्लूइड कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपस में हड्डियां रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए मूवमेंट में मुश्किल आती है, चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, वो आपको कहेगा कि घुटने रिप्लेस करवा लें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आर्थराइटिस का हमारे पास 4th ग्रेड है, फिर हम कह सकते हैं पेशेंट को कि चलें आप घुटने रिप्लेस करवा लें, लेकिन इनिशियल वाले 3 स्टेजेस को फिजियोथेरेपी से हम 100% रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो रिप्लेस करवाने वाला मैटर है, ये तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी होगा, It is हर too बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक घुटना रिप्लेस करने के जो मार्केट रेट्स हैं वो 8 से 10 लाख के करीब पड़ जाता है, लेकिन ये वेरी करता है हर डॉक्टर पे कि वो कितना चार्ज कर ले। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कि आप घुटने रिप्लेस करवाएं। लेकिन रिप्लेसमेंट का भी एक सिनेरियो होता है कि आपने प्री ऑप फिजियोथेरेपी करवानी होती है और पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी करवानी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे सर्जन के पास और कहेंगे घुटने रिप्लेस कर दें, वो घुटने रिप्लेस कर देगा। उससे पहले एक फिजियोथेरेपी का प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है और उसके बाद भी प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर, ये भी एक प्रॉब्लम है। इट इज़ वेरी कॉमन। बहुत सारे लोग जो जिनकी एज ज़्यादा है, 40 प्लस हो गए हैं या फिर डायबिटिक कंडीशन में हो चले गए हैं, डायबिटीज़ हैं उन्हें, तो उनको अक्सर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि उनके जॉइंट में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और वो कंधा बिल्कुल उठा ही नहीं पा रहे होते, कंधा बिल्कुल जाम होने की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर फील हो रहा है ना कुछ के दर्द है जॉइंट में, मूवमेंट कम हो रही है, तो फौरन फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर लें ताकि ये मसला इतना ज़्यादा ना बढ़े कि बाद में उसके लिए भी टैकल करना मुश्किल हो जाए। और इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिन्हें लोग ऐसा समझते हैं कि हम सिर्फ दवाइयाँ खाएंगे तो क्योर कर जाएंगी, लेकिन वो फिजियोथेरेपी से भी उसका हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल। जितने भी मस्कुलोस्केलेटल केसेस होते हैं ना, जॉइंट्स पेन है, मसल्स की पेन है, कोई लिगामेंट की इंजरी हो गई है, ये सब केसेस फिजियोथेरेपिस्ट इजीली टैकल कर सकते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के केसेस आ रहे होते हैं, हाथों में सुनपन आ रहा होता है, पैरों में सुनपन आ रहा होता है, टांग के पट्टे कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। आजकल बहुत कॉमन चल रहा है सायाटिका या शियाटिका, तो इस री का दर्द जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे केसेस वो हैं जिनके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करें। इट इज़ वेरी कंपलसरी कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ सेशन लाजमी रखें अपना, ताकि आपको खुद भी आइडिया हो कि ये चीज़ें फिजियोथेरेपी से बेहतर होती हैं। और माइग्रेन भी एक कॉमन सा इशू है, हर दूसरे बंदे को है, लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि वो पेन किलर ले लेते हैं, ये पिल्स ले लेते हैं, वो वक्ती तौर पर रिलीफ आ जाता है, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली उन्हीं दवाइयों पर लग जाते हैं और उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उनके किडनी में या स्टमक में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। माइग्रेन एक ऐसी डिजीज़ कह लें इसको, या जो भी, इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। या तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रही होती है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं, लेकिन मेनली जो माइग्रेन है वो आपकी नेक की वजह से ट्रिगर कर रहा होता है। आपके गर्दन के पट्टे स्टिफ हैं, उसकी वजह से आपको फील होता है कि सर में तकलीफ जाना शुरू हो गई है। और हमारी सोसाइटी में, हमारी लाइफ में आजकल इतना स्ट्रेस है कि गर्दन के पट्टे स्टिफ होना इज़ नॉर्मल, तो माइग्रेन होना भी बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। अच्छा, तो माइग्रेन के लिए मैंने खुद अपने बहुत से पेशेंट जो 5-5 साल से सिर्फ दवाइयाँ खा रहे थे, उनको ये आइडिया तक नहीं था, इस चीज़ का पता ही नहीं था उनको कि फिजियोथेरेपी से वर्टाइगो, माइग्रेन, ये सारे केसेस ठीक हो सकते हैं। तो उनको मैंने थोड़ा सा काउंसल करके उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई। और ये अभी भी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि माइग्रेन के लिए फिजियोथेरेपी होती है और फिजियोथेरेपी ही इलाज है माइग्रेन का, दवाइयाँ इलाज नहीं है। यानी कि हम दवाइयों की तरफ ना जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट का रुख करें माइग्रेन के लिए। बेहतरीन यही बात है कि जितने भी इस तरह के मस्कुलोस्केलेटल केसेस होते हैं उनके लिए पेन किलर्स तो बिल्कुल ना ली जाएं, क्योंकि पेन किलर्स के फ़ायदों से ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके नुकसान ज़्यादा हैं। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं बहुत लॉन्ग टर्म अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम, क्योंकि मैनुअली ट्रीट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे होते, तो बेहतर यही होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को लाजमी अप्रोच कर लें। पोस्चर आजकल हर दूसरे बंदे का ख़राब है, क्या रीज़न है इसकी? पोस्चर का ये जो मेजर रीज़न है ना, ये हमारा फ़ोन है। हमें नहीं पता कि हम कब से इस तरह फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप के आगे बैठे हैं तो हमारे शोल्डर्स ड्रॉप होना शुरू हो रहे हैं,
मैट्रेसेस भी अच्छे नहीं होते बाज़ दफ़ा, उसकी वजह से बहुत इशू आ रहे होते हैं। हमें नहीं आइडिया कि हम वज़न उठा रहे हैं तो वो किस तरह उठा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पोस्चर के, हमारी स्पाइन की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो पोस्चर को बेहतर करने के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, एक तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो लैपटॉप के साथ 7-8 घंटे के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने पोजीशन को बदलते रहें। अपने पास एक ऑफिस में हीटिंग पैड रखा करें, जब फील हो कि मसल स्टिफ हो रहे हैं हीटिंग पैड लगा लिया। इसके अलावा बैठे बैठे कुछ नेक के स्ट्रेचेस होते हैं वो कर लिए, कुछ एक्सरसाइजेस कर ली। इससे ये होगा कि एटलीस्ट पोस्चर ख़राब नहीं होगा। और अक्सर लोग जो है वो सोए हुए उठते हैं तो उन्हें गर्दन में पेन होता है, क्या इसकी कोई रीज़न तकिया भी है जो वो पिलो लेके सोते हैं? बिल्कुल, हमारा पिलो एक मेन रीज़न है। जब हम सो के उठ रहे हैं तो हमारी गर्दन में बल पड़ गया है या गर्दन अकड़ गई है, मूवमेंट में बहुत इशू आ रहा होता है उस दौरान। कितनी हाइट होनी चाहिए पिलो? हमारी आइडियल जो हाइट पिलो की होनी चाहिए वो हमारा कान और हमारे शोल्डर के दरमियान में जितना डिस्टेंस है दैट इज इट, सिर्फ इतनी हाइट होनी चाहिए। इससे ऊंचा बाज लोग 2-2 पिलो लेके सो रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये भी नहीं करना चाहिए कि पिलो लेना ही नहीं चाहिए। पिलो लें लेकिन उसकी हाइट इतनी हो जितनी हमारी कान और कंधे के दरमियान में फासला है, दैट्स इट। इससे जो दर्द है वो रिड्यूस हो जाएगा, उससे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर। अगर तो देखें तकलीफ निकली है तो मैं कहूँगी कि फ़ौरन फिजियो को मिल लें, एक सेशन ले लें, वो जो स्पैज़म हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई आगे के लिए ज़रूरी है कि इन फ्यूचर आपको ये तकलीफें ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके कीमती वक्त का। यकीनन लोगों के मसाइल जो हैं वो हल की तरफ जाएंगे, और अगर आपको भी कहीं दर्द हो रही है तो फौरी से पहले रब्ता करें, क्योंकि जब ये फिजियोथेरेपी करती है तो बंदे को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। और कॉन्टैक्ट नंबर इनका स्क्रीन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त।